नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आप सभी का पुनः स्वागत है बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के YouTube चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है प्लेटो की पद्धतियाँ। प्लेटो ने जो अपने विचार दिए, सिद्धांत दिए, उसके लिए उन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हम पूर्व के वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में, शिक्षा सिद्धांत के बारे में, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में, प्लेटो के साम्यवादी व्यवस्था पर जो उनके विचार हैं उनके बारे में, सबके बारे में जब हमने चिंतन किया, विचार किया, चर्चा की, तो हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्लेटो एक सिस्टम बिल्डर की तरह है। प्लेटो के सभी विचार आपस में गुथे हुए हैं। प्लेटो का जो मूल सिद्धांत है, जो मूल विचार है, वह है उसका आदर्श राज्य का सिद्धांत। क्योंकि आदर्श राज्य प्लेटो स्थापित करना चाहता है, क्योंकि जब 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को विष का प्याला देकर मार दिया गया और सुकरात के सबसे जो प्रिय शिष्य प्लेटो थे, और ये व्यवस्था जो थी, इस व्यवस्था का विरोध प्लेटो करते हैं। सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व में विष का प्याला देकर मार दिया गया, और ये भी उस शहर में हुआ जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत प्रसिद्ध था, एथेंस। तो कथित लोकतांत्रिक जो नगर था, उसमें सुकरात जो बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, स्वतंत्रता प्रेमी थे, उनको इस तरह मार देना प्लेटो को बहुत नागवार गुजरा, उनको बहुत बुरा लगा, और उन्होंने तत्काल ही वहां जो यूनान था उसको छोड़ दिया और विश्व भ्रमण पर निकल गए। तो प्लेटो ने जो बाद में जो विचार दिए, उनका जो विचार हैं उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव सुकरात का पड़ा है। सुकरात की जो शैली थी, वाद विवाद की, विचार विमर्श की, जिसे दार्शनिक भाषा में हम द्वंद्वात्मक शैली भी कहते हैं, ये शैली भी प्लेटो स्वीकार करता है। प्लेटो की जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, जो इसमें उसके न्याय संबंधी जो विचार हैं, इसे हम उदाहरण के रूप में लें तो न्याय पर जो विचार दे रहा है वहां पर भी एक तरह का संवाद है। उसने कई पात्र स्थापित किए हैं, पात्र बनाए हैं जो न्याय के विषय पर चर्चा करते हैं, और जब सुकरात उनके मुख्य पात्र है, जो न्याय पर जो अन्य विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं, अन्य पात्रों ने जो न्याय के बारे में जो परिभाषाएं दी हैं, उनको वह स्वीकार करते हैं और न्याय को आत्मा के अंतःकरण की वस्तु के रूप में स्वीकार कर न्याय की एक नैतिक परिभाषा देते हैं। तो इस प्रकार प्लेटो के जो चिंतन पर सबसे ज्यादा प्रभाव सुकरात का पड़ा है। दूसरी बात में जो बता रहा था वो ये है कि प्लेटो को हम सिस्टम बिल्डर कहते हैं, क्योंकि प्लेटो के सारे विचार आपस में गुथे हुए हैं। मूल विचार उसका आदर्श राज्य है। आदर्श राज्य में सारी व्यवस्थाएं दार्शनिक राजा के हाथों में है। दार्शनिक राजा और जो शासक और जो सैनिक वर्ग है, वो उनकी आत्मा प्रज्वलित रहे, वो भौतिक रूप से भ्रष्टाचार से दूर रहें। इनके लिए आत्मा को प्रज्वलित करने के उद्देश्य से लंबी शिक्षा प्रणाली है जो 50 वर्ष तक चलने वाली है। 50 वर्ष के बाद परीक्षा होगी, परीक्षा में पास होने वाले शासक वर्ग सम्मिलित होंगे, और जो सर्वोच्च जो ज्ञानी है वो दार्शनिक राजा के पद पर बैठेगा। इसी प्रकार जो शासक और सैनिक वर्ग है, ये भौतिक भ्रष्टाचार से दूर रहें, इसके लिए वो उनको निजी परिवार से भी वंचित करता है, निजी संपत्ति की भी मनाही करता है। तो ये प्लेटो के जो जितने भी विचार हैं, ये एक तरीके से सिस्टम बिल्डर की तरह हैं। बिल्कुल सभी विचार गुथे हुए हैं। दार्शनिक राजा आदर्श राज्य के विचार के परिणत स्वरूप आदर्श राज्य को एक स्थापित करने के उद्देश्य से वो न्याय व्यवस्था स्थापित करता है। वो अपना साम्यवादी सिद्धांत देता है, जिसमें वो निजी परिवार की मना कर रहा है, निजी संपत्ति की मना कर रहा है। सारी व्यवस्था दार्शनिक राजा के हाथों में है, उनके लिए लंबी शिक्षा प्रणाली है। इसका अर्थात जो मूल उद्देश्य है वह है आदर्श राज्य की व्यवस्था करना, क्योंकि जो तत्कालीन जो नगर राज्य हैं, तत्कालीन जो राज्य हैं, उनको वो अनाड़ी राज्य मानता है। वह कहता है कि जो तत्कालीन नगर राज्य, यहाँ पर स्वार्थी लोग भरे हुए हैं और इनके स्थान पर आदर्श राज्य होना चाहिए, और आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए वो और जो सिद्धांत हैं उनकी रचना करता है, जिनका मूल उद्देश्य है आदर्श राज्य को स्थापित करना।
अब इस रूप में हम जब पद्धति की चर्चा करते हैं तो मुख्यतः यूनानी दो विचारक हमें नजर आते हैं, एक प्लेटो है और इसके बाद अरस्तु। जैसा कि हम जानते हैं अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। लेकिन जो पद्धतियों के बारे में बात करते हैं तो प्लेटो की अलग पद्धति है, अरस्तु अलग पद्धति का प्रयोग करता है। ये पद्धतियां मुख्यतः दर्शन के क्षेत्र में चलती हैं। प्लेटो जिस पद्धति का प्रयोग करता है वह है निगमनात्मक पद्धति, और अरस्तु जिस पद्धति का प्रयोग करता है वह है आगमनात्मक पद्धति। क्या फर्क है इन दोनों पद्धतियों में? सबसे पहले मैं अरस्तु की बात करूंगा, हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे, तुलनात्मक करेंगे। तो अरस्तु आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। इसका तात्पर्य क्या है? आगमनात्मक पद्धति का सामान्य तात्पर्य है उदाहरण से निष्कर्ष की ओर, विशेष से सामान्य की और छोटी वस्तु से बड़ी वस्तु की ओर। व्यवहारिक रूप से देखें तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, हम विचार करें तो हम देखते हैं कि ईसा पूर्व शताब्दी में कोई विद्वान 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपने विचार दे दे, ये कितनी बड़ी बात होगी। और यही कारण है कि हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। तुलनात्मक पद्धति, 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करना, कानून के शासन की बात करना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में सरकार का त्रिवर्गीय डिवाइडेशन, वर्गीकरण, ये सारी जो बातें अरस्तु ने दी है, इसी के कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन अरस्तु ने जो अपने विचार दिए हैं, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे जो अरस्तु के बारे में होंगे, उनमें अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। अरस्तु ने विशेष से सामान्य की ओर गया है, क्योंकि उन्होंने जब 158 देशों के संविधानों का जब अध्ययन कर लिया, उसके पश्चात वो अपने विचारों को परिणित करता है, विचारों को एक नया रूप देता है। विशेष से सामान्य की ओर, उदाहरण के आधार पर अपने सिद्धांत स्थापित करना, इसे बोला जाता है आगमनात्मक पद्धति। लेकिन जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो की पद्धति इसके ठीक विपरीत है, उसका नाम है निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति का सामान्य अर्थ है सामान्य से विशेष की ओर, बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की और निष्कर्ष से उदाहरण की ओर। यदि इसे एक उदाहरण से समझना चाहें तो प्लेटो अपने जब विचार देता है तो सबसे पहले वो आदर्श राज्य के सिद्धांत को स्थापित करना चाहता है। मैं बता चुका हूं क्यों, क्योंकि वो जब 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को विष का प्याला देकर मार दिया गया, तो जो तत्कालीन व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश था, तत्कालीन जो नगर राज्यों को उसने अनाड़ी कहा, शूकरों के नगरी कहा, स्वार्थी लोगों से परिपूर्ण कहा, तो उसके विरोध में उसने आदर्श राज्य का चित्रण किया। उसने विचार किया कि एक नया आदर्श राज्य होना चाहिए, और आदर्श राज्य में कोई ऐसा शासक नहीं होना चाहिए जो न्याय के सिद्धांत पर न चले। ऐसा शासक होना चाहिए जो न्याय के सिद्धांत पर चले, वो किसी प्रकार की कोई गलती कर ही ना सके, वो भ्रष्टाचार से दूर रहे, वो जन कल्याण को लेकर कार्य करे। तो प्लेटो के जो सिद्धांत है उनमें जो मूल विचार है वह है आदर्श राज्य, और उस आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए प्लेटो ने अपने कई सिद्धांत स्थापित किए। आदर्श राज्य को बनाने के लिए वो नागरिकों की त्रिवर्गीय व्यवस्था देता है। आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए वो न्याय रूपी सद्गुण की रचना करता है। आदर्श राज्य के लिए जो शासक और जो सैनिक वर्ग है इसमें, उनके लिए लंबी शिक्षा प्रणाली की बात करता है। शासक और सैनिक वर्ग को भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए वो साम्यवादी रूपी व्यवस्था देता है। शासक और सैनिक वर्ग को निजी संपत्ति से मना करता है, निजी परिवार से मना ही करता है। इन सब का जो मूल उद्देश्य है वह है आदर्श राज्य की स्थापना। पहले सामान्य के रूप में एक सिद्धांत स्वीकार किया, और उस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, सैद्धांतिक सिद्धांत की स्थापना करने के लिए उसके पक्ष में अनेक उप सिद्धांतों का निर्माण किया, अनेक उसने विचार दिए। तो प्लेटो की जो पद्धति है वो निगमनात्मक पद्धति है, सामान्य से उदाहरण की ओर, निष्कर्ष से उदाहरण की ओर,
इसके आधार पर सामान्य से विशेष की ओर, बड़ी से छोटी वस्तु की ओर। इस पद्धति को निगमनात्मक पद्धति कहा जाता है। और जो अरस्तु ने जिस पद्धति का प्रयोग किया है वह है आगमनात्मक पद्धति, उदाहरण से निष्कर्ष की ओर। क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया उनका, और उसके आधार पर अपने विचार दिए। अब हम कुछ जो फैक्ट हैं, कुछ जो तथ्य हैं जो प्लेटो के बारे में प्रसिद्ध हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कैटलिन जो एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हैं, उन्होंने प्लेटो को दर्शन का पोप कहा है, क्योंकि जो मुख्य जो दार्शनिक विचार हैं उनमें प्लेटो के दर्शन में जो नजर आते हैं। एमरसन, बहुत जो अन्य विद्वान है प्रसिद्ध, वो बोलते हैं कि दर्शन ही प्लेटो है, प्लेटो ही दर्शन है। बहुत अच्छी कोटेशन है जो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। प्लेटो कहता है, बहुत अच्छी कोटेशन है, कि जब तक शासक दार्शनिक नहीं होंगे, दार्शनिक शासक नहीं बनेंगे, तब तक राज्य में बुराइयों का अंत नहीं होगा। अर्थात जिस व्यक्ति को वास्तव में दर्शन क्या है उसका अर्थ पता होना चाहिए। जब तक दर्शन का अर्थ पता नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति शासक के रूप में सफल नहीं हो सकता। उसे दर्शन का ज्ञान होना जरूरी है, दर्शन के बारे में पता होना जरूरी है। क्रॉसमैन एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हैं, वो भी बोलते हैं, मैं प्लेटो से घृणा करता हूं, लेकिन जो उनकी पुस्तक है रिपब्लिक, मैं उनको बार बार पढ़ता हूं उस पुस्तक को, क्योंकि रिपब्लिक बहुत रोचक है। तो इस रूप में चाहे जो क्रॉसमैन है, प्लेटो के चाहे आलोचक ही क्यों ना हो, लेकिन वो पुस्तक जो उनकी रिपब्लिक है उसके वो बहुत बड़े समर्थन करते हैं, उस पुस्तक का, उसके विचारों का वो समर्थन करते हैं। तो हम एक प्रश्न ये है कि जो यूनानी विचारक हैं वो राज्य को कैसी संस्था मानते हैं। तो यूनानी विचारकों में हम बात करें, प्लेटो और अरस्तु दोनों ही हैं, वो व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, वो राज्य को सर्वोच्च मानते हैं, और इस रूप में राज्य को जो प्राकृतिक संस्था है वो यूनानी विचारक स्वीकार करते हैं। प्लेटो जो थे वो प्रजातंत्र के विकृत रूप का विरोध करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि साहब वो लोकतंत्र के विरोधी है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्लेटो लोकतंत्र के विरोधी नहीं है, वो प्रजातंत्र या लोकतंत्र के विकृत रूप के विरोधी हैं। और जो सीमित है, जो उसका विधि सम्मत जो स्वरूप है, उसके वो विरोधी नहीं थे। एक अन्य जो फैक्ट कई बार पेपर में पूछा जाता है कि द लॉज है, वो जो पुस्तक है उनकी, जिनकी रचना उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में की, उनकी मृत्यु के बाद वो पुस्तक प्रकाशित हुई। उस पुस्तक में आदर्श और व्यवहारिकता दोनों का समन्वय देखने को हमें मिलता है, क्योंकि ये विधि के शासन पर आधारित है। तो इस प्रकार ये आदर्श के साथ साथ व्यवहारिकता के गुणों से भी ये पुस्तक है। सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो की कल्पना का जो दार्शनिक राजा है वो न कभी हुआ है न आगे होगा, क्योंकि दार्शनिक राजा को उन्होंने इतनी लंबी शिक्षा प्रणाली से परिपूर्ण माना है, लंबी शिक्षा प्रणाली दी है उसे, और उसे साम्यवादी व्यवस्था का होना उसके लिए जरूरी है। उसे निजी संपत्ति की मनाही है, निजी परिवार की मनाही है। तो सेबाइन ये कहते हैं कि ऐसे दार्शनिक राजा की वास्तव में जो परिणति जो प्लेटो ने की है, कल्पना जो कि उन्होंने की है, वो वास्तव में अव्यवहारिक रूप से बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्लेटो ने जो पाइथागोरस था उससे प्रभावित होकर मानवीय आत्मा के 3 तत्व माने हैं, विवेक, साहस और संयम, अर्थात लालसा। ये उन्होंने पाइथागोरस से प्रभावित है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्लेटो ने अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करती थी, उसका नाम था अकादमी। और अकादमी जो थी उसका जो जब पढ़ने के लिए अरस्तु आए तो प्लेटो का जो सबसे प्रिय शिष्य अरस्तु था, और प्लेटो ने अरस्तु को अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा है। ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है, लेकिन रिपब्लिक से जुड़े हुए कई अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें भी हैं जिनके बारे में कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे द रिपब्लिका है, सिसरो की पुस्तक है। 6 बुक कंसर्निंग जस्टिस है, वो बोंदा की है। 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक के नाम से भी पुस्तक पेपर में पूछ ली जाती है। तो इस प्रकार ये किताबें पेपर में आ जाती हैं। इसके अलावा जिस प्रकार प्लेटो न्याय का आधार कर्तव्य मानता है, कर्तव्य पालन मानता है, इसी प्रकार भारतीय राजनीतिक विचारकों की बात करें हम तो वहां पर मनु भी जो न्याय का जो आधार है वो कर्तव्य पालन मानता है, और 4 तत्वों की चर्चा करता है मनु राज्य के, वह बुद्धि, शौर्य, तृष्णा और संयम। इस प्रकार ये अपना जो प्लेटो है वो चैप्टर संपूर्ण हो चुका है। इसके सभी जो पूर्व के वीडियो हैं उनकी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आप प्लेटो से संबंधित मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं और उनके द्वारा अपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगले वीडियोस जो होंगे वो अरस्तू के बारे में होंगे। अरस्तू भी बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक है, उनके भी विचारों को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, थैंक यू।